brought to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। नेता नगरी के इस सत्र में बात होगी झारखंड की, जहां 4 जुलाई को एक बार फिर से हेमंत सोरेन ने शपथ ली। पर क्या सब कुछ इतना आसान था? कौन था जिसे 40 से 45 मिनट तक मान मनव्वल करनी पड़ी? चंपई सोरेन की नाराजगी का क्या हेमंत की पत्नी कल्पना का नाम भी चला था? बसंत सोरेन की तरफ से क्या स्वर उभरे थे? कोल्हान इलाके की राजनीति का अब क्या होगा? कांग्रेस और आरजेडी का क्या दबाव था? आदि इत्यादि। और सबसे अहम सवाल ये कि हेमंत सोरेन जमानत पर बाहर हैं। अगर कल को फिर से तलब किए गए तो वो अरविंद केजरीवाल की राह पकड़ेंगे और इस्तीफा नहीं देंगे, या अपनी ही स्थापित की हुई नज़ीर का पालना करेंगे? इस पर बातचीत करेंगे। बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं झारखंड से 2 पत्रकार। पहले पत्रकार हैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार के झारखंड का ब्यूरो संभालने वाले अभिषेक अंगद। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक आपका नेता नगरी में। नमस्कार। भैया थोड़ा उनको अनम्यूट करिए, जरा दोनों ही को अनम्यूट कर दीजिए गुरु। हमारे दूसरे मेहमान हैं स्वतंत्र पत्रकार आनंद दत्ता जी। आनंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नेता नगरी में। स्वागत, धन्यवाद सर। प्रणाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि गुलाम अहमद मीर की अभिषेक क्या भूमिका थी? ये कांग्रेस के नेता हैं, झारखंड के प्रभारी हैं, और कई लोगों ने कहा कि ये नेतृत्व परिवर्तन से बहुत सहमत नहीं थे। अभिषेक जी, देखिए, गुलाम अहमद मीर यहाँ आकर तो वही करते हैं जो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं उनको सलाह देते हैं, राजेश ठाकुर जी। और राजेश ठाकुर जी से जो हमारी बात होती है ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड, ये प्रॉब्लम थी कि सत्ता अगर परिवर्तन होता है तो क्या सत्ता परिवर्तन के बाद क्या हेमंत सोरेन के ऊपर में कोई चार्जेस या एलिगेशन फिर से लगती हैं तो क्या प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कांग्रेस एज अ इसमें फैक्टर में, ये जो इंडिया ब्लॉक की जो मीटिंग हुई थी वो कांग्रेस के 2 एमएलए थे, एक एमएलए थी और एक नॉमिनेटेड मेंबर थे, जिन्होंने जब वो बात करने लगे और बोलने लगे तो जिससे चंपई सोरेन थोड़ा चिढ़ सा गए थे। फिर एक कांग्रेस के सीनियर एमएलए थे जो कि फिर जाके उन्होंने मोर्चा को संभाला है वहां पे। तो गुलाम अहमद मीर का मतलब से ज्यादा वहां पे जो सीनियर कांग्रेस के जो लीडर हैं उन्होंने मोर्चा संभाला अंदर में, और चंपई सोरेन जी से वो बात की है वहां पे, और बात करने के बाद वो थोड़ा उनको प्लेसेट कर पाए, थोड़ा उनको कन्विंस कर पाए कि क्यों आपको सत्ता बहुत ही स्मूथली ट्रांसफर कर देनी चाहिए। जी, दर्शक इस बात का ख्याल रखें कि 81 सदस्यों वाली झारखंड विधानसभा में क्यों कांग्रेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रूलिंग इंडिया अलायंस के लिए, क्योंकि जब चुनाव के नतीजे आए थे तब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 30 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने 16, और ये दोनों साथ में आते हैं तब बहुमत का आंकड़ा बहुत आसानी से क्रॉस हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कांग्रेस की सम्मति महत्वपूर्ण थी। इस तरह की खबरें चल रही हैं। ये अभिषेक और आनंद आप दोनों के लिए सवाल है कि चंपई सोरेन इस फैसले से खुश नहीं है। कई लोगों को इसमें आश्चर्य भी लग रहा है, क्योंकि ये तो गिवन बात थी कि जनादेश हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मिला, मुख्यमंत्री वो थे, और ये एक स्टॉप गैग अरेंजमेंट था। आनंद सर, चंपई सोरेन खुश तो नहीं थे, लेकिन इस्तीफे से 2 दिन पहले की बातचीत है, जब वो सीएम हाउस से, मतलब ये प्रोजेक्ट बिल्डिंग से जब वो निकल रहे थे सचिवालय से, तब कांग्रेस के प्रभारी भी उनसे मिलने गए थे। उस वक्त जो दोनों की बातचीत हुई तो चंपई सोरेन ने पूछा राजेश ठाकुर जी से कि बॉस, आपका नेतृत्व मेरे बारे में क्या सोचता है? इस तरह की जो बातचीत मेरे सामने अभी आई है वो कितना सही है? क्या 3 महीना रुका नहीं जा सकता था? आपका नेतृत्व क्या सोचता है? तो राजेश ठाकुर उस वक्त तो निरुत्तर थे। उन्होंने कहा कि जो आलाकमान हमें आदेश करता हम तो वही यहाँ कर रहे हैं। दूसरी बातचीत जब गुलाम अहमद मीर की अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो जिस दिन विधायक दल की बैठक थी हेमंत सोरेन के आवास पर, बैठक के खत्म होने के बाद वहां खाना पीना शुरू हुआ, तो जो कई सारे मंत्री जो एक टेबल पर बैठे हुए थे वो लगातार गुलाम अहमद मीर को बुला रहे थे कि आप आइए, भोजन में हमारे साथ शामिल होइए, लेकिन वो फोन या वीडियो कॉल के मतलब बहाने या उसकी वजह से
वो उस खाने में काफी देर तक शामिल नहीं हुए, बाद में फिर वो अकेले खाना खाए और फिर वहां से निकले। तो ये बात तो मतलब इस चीज पूरे सिचुएशन से ये समझा जा सकता है कि गुलाम अहमद मीर ये बहुत ज्यादा खुश तो नहीं थे इस हेमंत सोरेन के इस निर्णय से, लेकिन कांग्रेस के पास हेमंत के किसी भी डिसीजन को एक्सेप्ट करने के अलावा इसके अलावा कोई वजह नहीं है कि उनके डिसीजन को एक्सेप्ट ना करे। जी देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि दो पहलू है इस चीज का कि क्यों नाखुश थे चंपई सोरेन जी, और जब नाखुश थे तो क्या उसको स्मूथली ट्रांसफर करने के लिए फिर अभी की जो प्रेजेंट सीएम है उन्होंने क्या किया। तो पहला जो इशू है यहाँ पे कि क्यों नाखुश थे, तो सबसे पहले क्या हुआ कि अचानक से 1500 टीचर्स का अपॉइंटमेंट होना था उनका, और वो सेरेमनी होना था रांची में जुलाई 3 को, और वो जो अपॉइंटमेंट लेटर्स देना था वो देना था चंपई सोरेन जी को जो उस समय के सीएम थे उस समय। तो अचानक से वो कैंसिल हो जाता है, तो जो करीबी हैं हेमंत सोरेन जी के वो उसको कैंसिल करा देते हैं और वो फोन करके बोलते हैं कि अब कैंसिल हो गया है। तो जो और एक दो और गवर्नमेंट के फंक्शंस कैंसिल हुए, तो ये जो कैंसिलेशन हुआ ये फ्रॉम द टॉप यानी हेमंत सोरेन जी के तरफ से नहीं गया, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की तरह वहां पे जाकर के नहीं प्रेजेंट किया गया, ऐसा उनके कैंप का कहना है। तो जिसके वजह से उनको बहुत ही आउटकास्ट फील होने लगा। अब जब वो अंदर बैठे रहे तो इसी बात की व्याख्या करते हुए वो सबके सामने में बोलने लगे कि बताओ, बिना हमको बताया भी नहीं, कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया। उनके आंखों में आंसू थे और वो बोलने, और वो कुछ शब्द कुछ ऐसे थे कि क्या हम किसी के जूठन हैं या कुछ फेंके हुए हैं क्या हम। तो इस पे काफी गहमा गहमी हो गई अंदर में। एक एमएलए उठ करके ये बोली कि लेकिन दादा मैंडेट तो मिला था हेमंत सोरेन जी के नाम पे, तो ये अच्छा रहेगा कि सत्ता परिवर्तन बहुत ही स्मूथली हो जाए। और एक और नॉमिनेटेड मेंबर हैं, उन्होंने भी यही बोला। तो इस चीज से भी वो बहुत चिढ़े हुए थे कि जो फर्स्ट टाइम एमएलएज हैं और ये हैं, ये आज हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो फिर एक सीनियर नेता को उन्होंने साइड में ले जाए गया फिर 45 मिनट फिर वो बैठे वहां पे, और उनका मेन इशू यही था कि जिस तरह से पावर ट्रांसफर हो रहा था उसमें हेमंत सोरेन जी के कैंप की तरफ से या हेमंत सोरेन जी की तरफ से कुछ बहुत स्मूथली उसको या उनको डायरेक्ट कॉन्फिडेंस में लेकर के नहीं किया गया। लेकिन उसका दूसरा पहलू अब ये है कि हेमंत सोरेन जी के कैंप की तरफ से वो लोग गए हैं वहां पे, 2 बार हेमंत सोरेन 1-to-1 बात किए हैं और वो बात करके बोले हैं कि अगर कोई इशू है तो हमें बताइए, कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए। लेकिन अब एक सीनियर नेता का कहना यह है कि अब सीएम की कुर्सी अचानक से छिन गई तो अब प्रॉब्लम तो होगी। तो यही प्रॉब्लम थी जी। प्रॉब्लम से पहले 2 बड़े बदलाव हैं। एक तो दर्शकों को ध्यान होगा 31 जनवरी जब हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था ईडी की पूरी कार्रवाई के दौरान, और उसके बाद दूसरा 4 जून जब झारखंड में कुल 14 सीटों के लिए संसदीय नतीजे आए थे। पिछली दफ़ा एनडीए ने 12 और इंडिया अलायंस जो तब यूपीए कहलाता था उसने 2 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार उनके हिस्से में 5 सीटें आई, 3 झारखंड मुक्ति मोर्चा और 2 कांग्रेस, जबकि भाजपा 8 सीटें जीत पाई और 1 उसके सहयोगी को मिली। तो ये एक बदली हुई परिस्थिति है जिसमें बीजेपी को लग रहा है कि अब वो स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में है, हेमंत सोरेन की 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी का लाभ उठा सकते हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस को लग रहा है कि वो फिर से सरकार बना सकते हैं, सहानुभूति की लहर पे जा सकते हैं। इन सब पे हम बात करेंगे, लेकिन मैं जरा कोल्हान इलाके की पॉलिटिक्स समझना चाहता हूं आप दोनों से, जहां का इनको टाइगर बताया जाता है चंपई सोरेन को। वहीं की ये जो सरायकेला की सीट है वहां से चुनाव लड़े। 1990 के दशक में इनका करियर शुरू हुआ, सिर्फ एक बार 2000 के दशक में ये हारे। 2013 में अर्जुन मुंडा की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे, फिर हेमंत सोरेन की सरकार में। कोल्हान इलाके में क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा परंपरागत रूप से मजबूत रहा है? चंपई सोरेन को किनारे किए जाने का कुछ दिनों तक पावर कॉरिडोर्स में विस्परिंग वाला असर रहेगा या उससे ज़्यादा भी कुछ इम्पैक्ट हो सकता है? कोल्हान में 14 सीट्स हैं और इस बार पिछले इलेक्शन में जेएमएम का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था वहाँ पे। तो देखिए 2 बातें हैं यहाँ पे कि 2019 की जब 2024 अभी जो जनरल इलेक्शंस हुई, तो जो इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो चाईबासा के अंदर आता है, और इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये जो जेएमएम की जो कैंडिडेट थी वो इनको बहुत ज़्यादा वोट्स नहीं दिलवा पाए थे अपने
लीडरशिप से। तो ये अगर समझ लेना कि एक मास लीडर हैं तो वो एक वो समझना बेवकूफ़ी होगी। दूसरा, जेएमएम ने बहुत ही स्मार्टली क्या किया था, जब चंपै सोरेन जी बन रहे थे तो उन्होंने दीपक बिरुवा को भी कैबिनेट मिनिस्टर बनाया था, जो भी उसी एरिया से जो आते हैं, जो कि एमएलए हैं चाईबासा से। और प्लस जोभा मांझी जो कि कोल्हान एरिया से ही एमएलए थी, वहां से अब एमपी बन चुकी हैं। तो इन्होंने काफी ट्रस्ट दिया है कि वहां के लोगों को ये करना। बट हाँ, ये है कि ऑपोजिशन बीजेपी जो है इसको काफी प्रोमिनेंसी में लेकर के आ रही हैं कि कोल्हान का एरिया है, चंपा दादा को 2 महीना और रहने देते तो क्या चले आता। डायनास्ट हैं पॉलिटिशियंस यहाँ पे, वंस अ डायनास्ट ऑलवेज अ डायनास्ट, ये कह रहे हैं सारे लोग। तो अभी ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि क्या इम्पैक्ट होगा, लेकिन कोई भी नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव बनाने में तो दोनों बहुत माहिर हैं। जी आनंद। मैं इसमें 2-3 पॉइंट जोड़ना चाहूंगा। पहला ये कि चंपई सोरेन का इम्पैक्ट कितना होगा, तो वो तो अपनी सीट पर बढ़त नहीं दिलवा पाए, तो उनकी जगह पर एक दूसरा नेता जो उनसे ज्यादा मेहनत या परफॉर्म करके दिखाया वो थे दीपक बिरुवा। पहली बातचीत। दूसरी बातचीत, जो अभी के इस्तीफे के बाद जो चंपई को सिंपैथी मिल रहा है, और जो सिंपैथी अभी तक हेमंत के पास था, वो सिंपैथी थोड़ा शिफ्ट होकर चंपई के पास गया। तो चंपई सोरेन इसका इस्तेमाल बीजेपी को कितना करने देंगे, ये इस पर डिपेंड करता है कि बीजेपी उस सिंपैथी का कितना फायदा उठा सकती है। पहली बात, जिसकी की संभावना बहुत कम है। दूसरी बातचीत की, अब इस प्रकरण के बाद बीजेपी मुद्दे की तलाश में थी। वो मतलब हालात ये था बीजेपी के अंदर कभी ये कि जो विधानसभा वाइज वो छोटे छोटे यूट्यूबर्स और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनको बुला के पूछ रहे हैं उस इलाके के प्रमुख मुद्दे क्या हैं, क्या आप हमें सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए। तो वो इस लेवल पे जाके मुद्दे की तलाश कर रहे हैं। तो बैठे बिठाए उनको एक मुद्दा मिला, तो लेकिन ये जो मुद्दा उनको मिला ये तब काम आएगा जब चंपई सोरेन खुद इस मुद्दे को हावी होने देंगे, जिसकी की संभावना कम है। संभावना इसलिए कम है कि जेएमएम का कोई भी नेता जेएमएम के बिना सिंबल के कुछ भी नहीं है, चाहे वो चंपई सोरेन हो चाहे कोई और जो भी थोड़े जो 4-5 एमएलए या एमपी जो इस पूरे प्रकरण का विरोध कर रहे थे, मतलब कि अभी 2 महीना रुक जाना चाहिए, 3 महीना रुक जाने में कोई बुराई नहीं थी। हेमंत को पति पत्नी मिलकर चुनाव प्रचार में लग जाना चाहिए था, चंपई को कमान संभालने देना चाहिए था, ऐसा कहने वाले 4-5 एमएलए और 1-2 एमपी भी हैं। लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं बोल पाएंगे या कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अगर इनके हाथ से सिंबल छिन गया तो ये फिर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे या इनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। ऐसा पहले भी देखा गया है। जी मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या एक बार फिर से कल्पना सोरेन के सर से ताज सरक गया है। जब हेमंत जेल गए थे तब कहा गया कि वो चाहते थे उनकी पत्नी बने, नहीं बन पाए, तब पार्टी में अंदर खाने परिवार की तरफ से ही ज़्यादा विरोध हो गया। और कई लोगों ने कहा कि इस बार भी चंपई सोरेन ने इस्तीफे की शर्त ये रखी कि वो हेमंत को सत्ता सौंपेंगे, कल्पना को नहीं, जबकि अब कल्पना गांडे इलाके से विधानसभा का उपचुनाव जीतकर विधायक भी बन गई हैं। कितनी सत्यता है, क्या इस नाम पर विचार हुआ पार्टी में अंदर खाने? अभिषेक। पार्टी में विचार हुआ, बट पार्टी में कोई 1 या 2 ही लोग थे जो इस आइडिया को पूरा सपोर्ट कर रहे थे। और ये कभी नहीं बोला गया कि कल्पना जी जो है वो लीड करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस तो काफी आ रहा था, पहले भी आ रहा था जब वो जनरल इलेक्शन में पूरा कैंपेन करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो लोबिन हेमरम जो हैं वो रेबल हो गए, चमरा लिंडा है वो रेबल हो गए इधर से। तो अगर कोई ग्लू अगर है पूरे इसमें पार्टी में, तो ये हेमंत सोरेन जी को भी पता है कि ये हेमंत सोरेन अभी ही ये ग्लू अभी वही हैं। एज ए पॉलिटिकल कैंडिडेट वो उनका अभी वो मैच्योरिटी आना भी बाकी है कल्पना सोरेन जी का। तो विद इन द मास लीडर्स में अभी वो पकड़ नहीं है उनकी अभी उस तरह से। तो लोग अभी उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हेमंत सोरेन जब बाहर हैं तब क्या उनको वो बनाया जाए। तो ऐसा चला, लेकिन लोगों ने उसको नकार दिया था इस पूरे आइडिया को। जी, अगला प्रश्न मेरा ये है कि कुछ ही महीनों में राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं, क्या आपको लगता है अहम मुद्दे रहने वाले 3-4 मुद्दे? आनंद। सर, पहली बात तो मैं ये कहूंगा, एक चीज मुद्दे पे आने से पहले मैं जोड़ना चाहूंगा कि जेएमएम ने एक बनी बनाई खीर में फिलहाल केरोसिन तेल डाल दिया है। जो हेमंत सोरेन बाहर रह के जितना इस खीर का मजा ले सकते थे
वो अब उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपने खीर में केरोसिन तेल डाल दिया है। अब अगले 3 महीने में उस तेल का प्रभाव कितना कम कर पाते हैं, इस पे सारी पॉलिटिक्स और चुनाव डिपेंड करता है। अब आते हैं कि मुद्दा क्या रहेगा। तो जेएमएम की तरफ से मुद्दा ये रहेगा कि वो उन्होंने सरना धर्म कोड बिल पास किया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको लागू नहीं होने दिया, पहली बातचीत। दूसरा, वो ये करने जाएंगे कि उनको जबरदस्ती ये जमीन घोटाले मामले में फंसाया गया, वो इस सिंपैथी के साथ सबसे ज्यादा जाएंगे। बीजेपी के एंड से ये रहेगा कि रोजगार देने के मसले पर यह सरकार बहुत बुरी तरीके से फेल रही है। और तीसरा, ये संथाल इलाके में जो आदिवासियों का धर्मांतरण, सबसे ज्यादा जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि मुस्लिम धर्म में धर्मांतरण हो रहा है, या बांग्लादेशी घुसपैठ आकर वहां स्थानीय महिलाओं से शादी करके वहां पॉलिटिकल सिस्टम में भी घुस जा रहे हैं। तो बीजेपी के पास फिलहाल यही 2 मुद्दा है जिसको लेकर वो आगे बढ़ेगी। जेएमएम के पास एक और मुद्दा है जिसको अभी हाल ही में एक डिसीजन चंपई सोरेन सरकार ने लिया था कि राज्य में 25 से 50 साल की लड़कियों महिलाओं को वो 1500 रुपया समथिंग वो भत्ता महीना देने जा रहे हैं। तो ये एक, हमको लगता है, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा पूरे चुनावी कैंपेन के ऊपर। ओके, अभिषेक, क्या रहेंगे मुद्दे? इसमें कुछ और ऐड करना चाहें आप? पहली तो बात ये है कि जो 28 सीट जो ट्राइबल जो शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट हैं, वहां पे जिसकी पकड़ ज्यादा रहेगी, इलेक्शन उसी के अराउंड जाएगा। तो अभी अगर कल इलेक्शन हो जाए तो अभी ऐसा माहौल है कि हेमंत सोरेन जी के फेवर में वो लोगों का रुझान है उधर, क्योंकि बहुत सारे नैरेटिव्स हैं। एक तो नैरेटिव ये है जो जेएमएम थोड़ा सक्सेसफुल रही है ये बनाने में कि बीजेपी के कौन लीड कर रहे हैं। बीजेपी में लीड कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी जी। वो नेता हैं जो पहले बीजेपी में थे लेकिन बीच में बीजेपी में नहीं थे, और बीच में उन्होंने नरेंद्र मोदी को और उनके लीडरशिप को बहुत क्रिटिसाइज भी किया है, और फिर वहां से वो शिफ्ट किए हैं बीजेपी में। तो ये जो दल बदल वाला जो ये एंगल है, अगर आप देखिएगा झारखंड में अभी, तो जो गीता कोड़ा तब जीती 2019 में, वो अपना इलेक्शन चाईबासा का जीत गई थी कांग्रेस के टिकट से, जब मोदी वेव बहुत ही डोमिनेंट था। अभी जब वो वेव की बात करें तो जब वो बहुत ही डोमिनेंट नहीं था हर जगह पे, फिर भी गीता कोड़ा बीजेपी ज्वाइन किया, फिर भी वो हार गई। तो ट्राइबल कम्युनिटी, यहाँ के लोग, बहुत बेसिक चीज है, वो जहां पे दल बदल बहुत ज्यादा देखते हैं तो वो पसंद नहीं करते हैं। तो एक प्रॉब्लम जो जेएमएम हाईलाइट करेगी बीजेपी के अगेंस्ट में, वो ये है। दूसरा है कि बीजेपी पहले भी ये कहती रही है और हमेशा वो बोलती रहेगी कि ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारे नेताओं ने ये भी बोला था हमें कि 2019 अभी के इलेक्शंस में जो ट्राइबल सीट सारे हार गए, उसका एक नतीजा, एक कारण ये भी था कि ग्रासरूट लेवल पे वो परकुलेट नहीं कर पाए कि करप्शन का इशू क्या है जो हेमंत सोरेन जी के अगेंस्ट है। तो अब देखिए, हेमंत सोरेन जी ने अभी एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके बोला। उस वीडियो मैसेज में उन्होंने रिकॉर्ड किया और उनका वर्ड्स ये था कि हमें कोर्ट ने पाक साफ बरी कर दिया। तो अब हो सकता है कि बीजेपी इसको बोले कि ही इज नॉट बीन एक्यूटेड, जिस तरह से वो बोल रहे हैं, अभी सिर्फ उनको बेल मिला है। जो कल शिवराज सिंह चौहान भी बोल रहे थे यहाँ जब आए थे और वो मीडिया से बात कर रहे थे, वो भी यही चीज पे एम्फेसिस कर रहे थे कि उनको बेल मिला है। तो जेएमएम का जो इशू है वो बाबूलाल मरांडी के अंदर ऊपर अराउंड रहेगा, और बाबूलाल मरांडी जी का इशू जो रहेगा, बीजेपी का जो इशू रहेगा, वो सोरेन फैमिली के इशू के अराउंड रहेगा, चंपई सोरेन जी के अराउंड भी रहेगा, क्योंकि अब एडिशनल एक पॉइंट मिल गया है। लेकिन जेएमएम अगर पॉलिसी वाइज देखें तो जेएमएम ने बहुत अच्छा एक जो पेंशन को यूनिवर्सलाइज किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि पहले क्या होता था, सेंटर एक फिक्स 200-250 रुपया देती थी 3-4 तरह के पेंशन में, और स्टेट गवर्नमेंट अगर कुछ ऐड करना चाहे तो कहा है, लेकिन उसमें भी एक कोटा होता था। अभी क्या हो गया है कि लेट्स से 60 की उम्र से अगर कोई भी ऊपर है, यानी 50, अब तो 50 साल उनको घटा कर दिया है, 50 की साल से कोई भी ऊपर है तो उनको 1000 रुपए का पेंशन मिलेगा। तो ये जब हम कभी भी गांव जाते हैं और गांव में जाकर पूछते हैं लोगों से, तो ये चेंज आया है 2019 से लेकर 2024 में, और ये इसको बार बार वो एज ए पॉलिसी हेमंत सोरेन जाकर के मासेस में बोलते हैं कि तुमको पहले नहीं मिलता था, अब तुमको मिलता है, और यही सब काम करने को रोकने के लिए हमको जेल में डाल दिया। तो एक सॉर्ट ऑफ नैरेटिव तैयार करना अपने काम के अराउंड। लेकिन पॉलिसी वाइज ये उनका सबसे बड़ा अच्छा एक इम्प्लीमेंटेशन रहा है जिस पर कि वो हमेशा बैंक ऑन कर सकते हैं। जी, मेरा आखिरी सवाल, क्या बीजेपी में नेतृत्व की रेस
अब सेटल हो गई है और बाबूलाल मरांडी ही सीएम फेस होंगे, या ये चुनाव तक की बात है और चुनाव के बाद अगर भाजपा के नेतृत्व में एनडीए को सत्ता हासिल होती है तो कोई सरप्राइज फेस भी हो सकता है? देखिए, ऑफ द रिकॉर्ड तो ये सब बातें आ रही थी कि जो रघुवर दास हैं वो भी ट्राई कर रहे थे कि झारखंड के पॉलिटिक्स में enter उड़ीसा करने के राज्यपाल रघुवर दास जी, क्योंकि उनका भी बहुत अनसेरेमोनियसली उनको यहाँ से जी। बनाया तो गवर्नर था उनको, लेकिन ही वांटेड टू शो कि हम केपेबल हैं लीड करने के लिए यहाँ फिर से, लेकिन वो नहीं हुआ। दूसरा, जब लोकसभा इलेक्शंस में जब हार हुई ट्राइबल सीट्स में, जबकि अगर देखिएगा तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे जो स्कीम्स की इनॉग्रेशन किए हैं वो खूंटी में आके किए हैं, पीवीटीजीस के लेकर के आए हैं, और इनफैक्ट बिरसा मुंडा जी के गांव उलिहातू भी जा करके वहां पे विजिट करके आए हैं वहां पे। बट उसके बावजूद खूंटी हार जाना, जो एक केंद्र के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा वो भी हार गए अपना सीट, और सारे ट्राइबल सीट्स हार जाना, तो वो एक बहुत बड़ा एक इशू है जो रहेगा। और वो जो अभी के एग्जिस्टिंग लीडर है, एक फैक्शन है जो वो ये बोल रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी कहीं ना कहीं इस चीज को ठीक से कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं, इवन बीइंग ए लीडर ऑफ द आदिवासीज। तो अब पता नहीं, अब हो सकता है कि अब दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पे अब नॉन ट्राइबल एक्सपेरिमेंट टू हेल्म द स्टेट अब वो नहीं चलेगा। अभी तो ट्राइबल आदिवासी नेता को ही आपको लाना पड़ेगा, नहीं तो आपके 28 सीट्स बहुत ही फ्रेगमेंटेड हो जाएंगे, चाहे जो भी पार्टी ये करती है। तो बाबूलाल के अराउंड ही अभी मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स रहेगी, लेकिन क्या वो सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे ये तो बीजेपी बहुत ही लास्ट मोमेंट में बताएंगी। बट अभी के लिए तो जो लीडरशिप है बीजेपी के उन्हीं के अंडर है। आनंद, बाबूलाल के अराउंड पॉलिटिक्स रहेगी ये वो, लेकिन केवल दिखावे भर का होगा, क्योंकि बीजेपी की जो पिछले तीन लगातार बैठकें हुई है, जो जिसमें शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा शामिल हुए, उसमें ये बात साफ, मतलब ये मीडिया के बाहर के मीडिया में नहीं आई है बातचीत, जिसमें ये साफ कहा गया कि भाई 28 सीट को छोड़ते हैं, 28 सीट पे हम केवल लड़ाई लड़ेंगे, हम कायदे से नहीं लड़ेंगे, बाद बाकी बचे 53 सीट पर हम लड़ाई लड़ेंगे और 45 सीट पर फोकस करेंगे, 45 जीतकर हम सरकार बनाएंगे। ऐसे में अब वो सीट एससी और ओबीसी वाले सीट है, अदर कास्ट वाले सीट है। इसमें पार्टी के जो अभी नेता प्रतिपक्ष है अमर कुमार बावरी, अंदर ही अंदर उनको सबसे ज्यादा काम दिया गया है, सबसे ज्यादा उनके जिम्मे जो विधानसभा चुनाव का काम सौंपा गया है। तो अगर चौंकाने वाला डिसीजन आता भी है तो उसमें सबसे प्रमुख चेहरा भाजपा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी होंगे, और वो काफी एक्टिव भी हो गए पिछले 10 दिनों में, खासकर जो उनकी जो एक्टिविटी है, लोगों से मिलना और किन लोगों से मिल रहे हैं, वो डिसाइड भी कर रहे हैं कि क्या होना है। बाबूलाल के बयान भी जो लिमिटेड आ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे सबसे ज्यादा, क्योंकि हेमंत शर्मा ने साफ कहा कि मैं या शिवराज सिंह चौहान यहाँ आया हूं आपको देखने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपको हम चुनाव जितवाने के लिए हम नहीं आ रहे हैं, तो करना आप ही को होगा। और जो रात्रि प्रवास का काम आप कर रहे हैं जिलों में जाकर, वो छोड़ के आप गांव में जाके और बूथ स्तर पे जाके सोइए। तो ये काम और कैसे होगा, कौन कहाँ जाएगा, ये अभी अमर बावरी की निगरानी में शुरू हो चुका है। शुक्रिया अभिषेक और आनंद।